हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमराज जेकर HR स्टडीज क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समास प्रकरण पढ़ रहे थे। हमने समास प्रकरण में केवल समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास और क्रमधारय समास पढ़ चुके थे। आज चौथा जो समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। तो द्वंद्व समास का जो सूत्र है, प्रायण उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व। कहने का मतलब है कि प्रायण यानी प्राय, उभय मतलब है कि उभय यानी दोनों, पदार्थ यानी पदार्थ प्रधान हो, वहां हमेशा द्वंद्व समास होगा। जैसे हम विस्तारित रूप से हम समझेंगे कि जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अपन ने पहले भी पढ़ा था कि अविभाव समास, तत्पुरुष समास, अविभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसी तरह से कहीं न कहीं पहला पद प्रधान होता है या दूसरे पद प्रधान होता है, इसमें दोनों पद प्रधान है। यहाँ पे हम पूर्व पद, मैंने पहले ही बताया कि प्लस से पहले पूर्व पद होता है और प्लस के बाद उत्तर पद होता है। ये दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो वहां पे द्वंद्व समास कहते हैं। अब द्वंद्व समास तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं द्वंद्व समास। तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ऐतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा है समाहार द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व। तीन प्रकार के होते हैं, ऐतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। तो अब हम इन तीनों को अलग अलग तरीके से उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब द्वंद्व समास में तीन प्रकार बताए मैंने, उसमें सबसे पहले ऐतरेतर द्वंद्व, यानी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ऐतरेतर शब्द का अर्थ है बिखरा हुआ, मतलब है कि इसका अर्थ क्या होता है, बिखरा हुआ, अर्थात दोनों पद बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। यानी उत्तर पद और पूर्व पद, ये दोनों पद क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। अब हम इसके कुछ नियम पढ़ लेते हैं कि समासिक पद बनाते समय क्या होगा और समास विग्रह करते समय क्या होगा। समासिक पद बनाते समय दोनों पदों के पश्चात च का लोप कर देते हैं। यानी जब हम समासिक पद बनाते हैं, एक पद बनाते हैं, तो जो अंत में जो च लगा हुआ होता है तो उसका हम लोप करके एक ही शब्द बनाएंगे। समस्त पद के अंत में संख्या अनुसार वचन होता है। मतलब है कि अब जैसे मैं एक उदाहरण यहाँ पे राम च श्याम च, यानी यहाँ पे दो व्यक्ति है तो द्विवचन लगेगा। अगर तीन व्यक्ति होते थे बहुवचन लगेगा। यानी जितने व्यक्ति होंगे, जितनी संख्या होगी उसके अनुसार वचन बनेगा। यह हम उदाहरण से समझेंगे। अभी समास विग्रह करते समय प्रत्येक पद को अलग अलग करके प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके वह अंत में च जोड़ देते हैं। ये दोनों तो है समासिक पद बनाते समय, और ये समास विग्रह करते समय। समास विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय दोनों पद अलग अलग होंगे, और दोनों पद अलग होंगे तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे राम और श्याम, ये दोनों क्या है, प्रथमा विभक्ति है। और उसके बाद में अंत में क्या जोड़ना है, च जोड़ना है। दोनों प्रथमा विभक्ति के बाद में अंत में क्या जोड़ना है, च जोड़ना है। जैसे राम ये प्रथमा विभक्ति, च जोड़ा, फिर श्याम और अंत में क्या जोड़ा, च जोड़ा। तो इस तरह से ये समास विग्रह किया जाएगा। अब मैं उदाहरण से बताऊंगा। जैसे राम
रामः च श्यामः च। अब ये दो व्यक्ति है, ये समास विग्रह है। अब हम समासिक पद बनाएंगे तो क्या होगा? राम, राम श्यामु। श्याम की द्वितीय विभक्ति होती है, सॉरी द्वितीय वचन होता है द्विवचन, द्विवचन होता है श्यामु। है नहीं, हम राम के नहीं, जो अंत में जो लगेगा उसके अंदर हमको द्विवचन करना है। ठीक है। इसी तरह हरिह च हरह च, तो इसका हो जाएगा हर का हरि हरो, हरि हरो, ये बन जाएगा समासिक पद, ये बन जाएगा हरि हरो। इसी तरह माता च पिता च, माता च पिता च, तो क्या हो जाएगा? मात पितृ। क्या बन जाएगा? मात पितृ। यानी जो उत्तर पद में जो शब्द लग रहा है उसके अंदर हमको द्विवचन बनाना है, उसका हमको द्विवचन बनाना, मतलब जो संख्या होगी उसके हिसाब से बनेगा। जैसे यहाँ 2 है तो इसका हमने द्विवचन बनाया है। अगर यहाँ पे 3 आएगा तो इसका हम बहुवचन बनाएंगे। गुरु, गुरु ह च शिष्य च, तो क्या हो जाएगा? गुरु शिष्यो, गुरु शिष्यो। 2 है इसलिए हमने द्विवचन बनाया है। इसी तरह से रामश्च लक्ष्मण, लक्ष्मण च, तो क्या होगा? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लक्ष्मण च, तो राम लक्ष्मण सु। राम लक्ष्मणो, क्या हो जाएगा? राम लक्ष्मणो। सीता च राम च, तो क्या हो जाएगा? सीता रामो, सीता रामो। और अंत में है पत्रम च पुष्पम च फलम च, यानी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 वस्तु है तो हम इसका बहुवचन बनाएंगे। तो अंत में जो लगेगा उसी का ही बहुवचन होगा, इसका इन दोनों का नहीं। तो इधर होगा पत्र, पुष्प, फिर फल का बहुवचन होता है फलानी। इस तरह से बनेगा पत्र पुष्प फलानी। तो ये है समासिक पद और ये है समास विग्रह। और इसके बाद हम समास द्वंद्व समास। अब है दूसरा इतरेतर द्वंद्व समास के बाद समाहार द्वंद्व। सेकंड नंबर, समाहार का मतलब होता है समूह, समूह के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, समूह के अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है। अब इसके कुछ नियम है। इसमें प्रत्येक पद की प्रधानता नहीं होती है, यानी दोनों पद की प्रधानता नहीं होती है। दूसरा, इससे एक सामूहिक अर्थ प्रकट होता है। मतलब है कि जब समास विग्रह करते हैं तो जब प्रत्येक पद अलग अलग होता है, लेकिन जब उसका समासिक पद बनाया जाता है तो उसका एक ही अर्थ निकलता है। यह समास सदा एक वचन नपुंसकलिंग का होता है। ये समास किसमें होता है? नपुंसकलिंग और एक वचन में होता है। हम उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 उदाहरण दे रखे हैं। अब जैसे पाणे च पादो च तेसाम समाहार, यानी पाणी और पादों का समूह, उसको क्या कहेंगे? पाणी पादम। इसका संज्ञा हो जाएगा पाणी पादम, एक शब्द बन जाएगा पाणी पादम। यानी इसके अंदर जो ये द्वितीय विभक्ति है, द्विवचन है, सॉरी द्विवचन है, उसको हम एक वचन में परिवर्तन कर देंगे। इसी तरह कंठः, कंठः च ओष्ठो च तेसाम समाहार, यानी कंठ, इसका क्या होगा? कंठ ओष्टम, कंठ ओष्टम। हमको प्रथमा विभक्ति में बदलना है तो कंठ ओष्टम, लेकिन ट और ओ को संधि करने के बाद में ये हो जाएगा टो, कंठोष्टम। क्या हो जाएगा? कंठोष्टम। मैंने पहले ही बताया कि जहां पर अगर संधि होती है तो वहां हमको संधि करनी, और अगर नहीं होती है तो हमको नहीं करनी, कंठोष्टम हो जाएगा। इसी तरह अहि च नकुल च तेसाम समारोह, अहि और नकुल का समूह, तो क्या हो जाएगा? अहि नकुलम, अहि नकुलम।
यहाँ संधि नहीं हो रही तो अपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट उदाहरण है काकः च आलूकः च तयो समारः, यानी काक कौवे और उल्लू के समूह को। तो काक उल्लू को में हमको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करनी है। तो काकः आलूकम क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको ये भी ध्यान रखना है कि देखो उ और क यहाँ पे संधि हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क और उ मिलकर को। तो काको क्या हो जाएगा, काको लुकम, काको लुकम। ठीक है ना। इसी बात में मुसकः च मार्जरः च तयो समाहार, यानी मुसक यानी चूहा, मार्जर यानी बिल्ली, चूहे और बिल्ली का समूह। तो हमको मार्जर में इसमें प्रथमा विभक्ति करनी है। तो मुसक मार्जरः मार्जरम। ठीक है। इसी तरह सर्प च नकुल च अनयो समारोह, सर्प च नकुल च अनयो समारोह, यानी सांप और नकुल के यानी नेवले के समूह को। तो क्या हो जाएगा, सर्प नकुलम। तो इस तरह से ये समास द्वंद्व के उदाहरण हुए। अब नेक्स्ट है अपने लास्ट एक शेष द्वंद्व समास। अंत में द्वंद्व समास का प्रकार है एक शेष द्वंद्व। हमने दो द्वंद्व समास पढ़ लिए। एक शेष द्वंद्व यानी जब एक ही जैसे पदों के साथ समास हो रहा हो तो वहां उनमें से एक ही पद शेष रहकर पदों की संख्या अनुसार वचन प्रयोग होगा। मतलब एक ही जैसे यानी एक ही जाति से एक ही समूह से अगर पद हो तो उसका एक ही सामासिक पद बनेगा। और एक ही सामासिक पद बनाने के लिए जैसे जितनी संख्या होगी, जैसे पिछले अपने समास में पढ़ा समारोह में कि जितनी संख्या होगी उसके अनुसार उसका वचन होगा। जैसे यहाँ पे दो है राम च राम, तो दो द्विवचन। यहाँ पे तीन है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यानी यहाँ पे बहुवचन। तो जैसे संख्या होगी जितनी संख्या होगी उसके अनुसार अपन वचन का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक ही इसमें खास बात यह है कि इसमें दोनों पद एक ही जाति के होने चाहिए। अब जैसे रामः च दोनों एक ही जाति के, तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों को मिलाकर दो है तो द्विवचन, तो हो जाएगा रामो। क्या हो जाएगा, रामो। इसी तरह से कृष्णः च कृष्णः च कृष्णः च, यानी यहाँ पे 3 बार कृष्ण है और एक ही है शब्द जैसे, तो इसको हो जाएगा। अब इसका बहुवचन बनाना था, कृष्णो नहीं होगा बल्कि होगा कृष्णः। कृष्णः बहुवचन विभक्ति है ये। इसी तरह है माता च पिता च, तो यहाँ हो जाएगा पितरो। क्या हो जाएगा, पितरो। अब यहाँ पे आप एक कंफ्यूजन होगा कि एतरेतर में अपन ने वहां पे भी एक उदाहरण आया था माता च पिता च, वहां पे अपन ने लिखा था मात पितरो। लेकिन वहां पर भी ये सही है, वहां पर भी सही है। लेकिन एग्जाम में जब एतरेतर और एक से इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा तो आपको वहां पर ये देखकर समझकर आंसर देना है। अगर एतरेतर का अगर पूछे तो मात पितरो आएगा, और अगर एक्सेस में पूछे तो पितरो उत्तर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पितरो हो जाएगा। अब नर च नारी च, दोनों एक ही जाति के, तो क्या हो जाएगा, नरो। नरो दो है तो द्विवचन। बालकः च बालिका च, तो क्या हो जाएगा, बालको। इसी तरह से नेक्स्ट सवश्रुः च सवश्रो च, तो यहाँ जाएगा सवश्रो। सवश्रो। इसके बाद में भ्राता च सवसा च, सवसा यानी अपन भगिनी बोलते हैं, तो भ्राता तो च सवसा च हो जाएगा भ्रातृ। क्या हो जाएगा, भ्रातृ। अब लास्ट है पुत्र च पुत्री
च, पुत्र च, पुत्री च तो हो जाएगा पुत्रो, दो है तो द्विवचन। तो इस तरह से ये एक से द्वंद्व समाप्त हुआ। ये इसके उदाहरण है। अगले वीडियो में हम अगला समास पढ़ेंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।